आंखें हमारी आत्मा और शरीर का आईना है। आंखें हमारे शरीर की इकलौती ऐसी जगह है जहां हम ब्लड वेसल्स को सीधे देख सकते हैं। इसीलिए कई बीमारियों के संकेत आंखों में दिखाई देते हैं। आपकी किताब हाउ हीलर्स हील उसमें 33 डॉक्टर्स ने लाइफस्टाइल मेडिसिन से अपनी बीमारियों को ठीक किया है। रात के खाने के समय अचानक मुझे चेस्ट पेन शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी मेरी छाती पर बैठ गया हो। मुझे लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। मेरे एक पेशेंट थे, उन्हें सिक्स नर्व पॉल्सी की समस्या थी। इसमें आंखों की नस डैमेज हो जाती है। मैंने उनसे कहा कि 1 महीने के अंदर उनका डबल विजन गायब हो गया और उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम डॉक्टर शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीएमसी शो में। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैम, जैसे कि आप एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है, यानी कि आँखों की डॉक्टर है, और साथ ही आप लाइफस्टाइल मेडिसिन के थ्रू अपने पेशेंट्स को हील करते हैं, यानी कि लाइफस्टाइल मेडिसिन आप उनको रेकमेंड करती हैं। और आपकी जो किताब है हाउ हीलर्स हील उसमें 33 डॉक्टर्स ने अपनी हीलिंग स्टोरी उसमें शेयर की है कि कैसे लाइफस्टाइल मेडिसिन से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी हुई है, कोई कोई भी चैलेंज हुआ है, तो दवाई लो और ठीक हो जाओ। लेकिन कभी वो बीमारी की जड़ पर काम नहीं करते, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बीमारियां लंबे समय तक चलती रहती हैं, या फिर दवाइयां बंद होने के बाद कुछ समय बाद दवाइयां फिर से शुरू करनी पड़ती, क्योंकि बीमारी फिर से लौट आती है। कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की बात नहीं करता। तो बिल्कुल शुरुआत से हम जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन आखिर क्या है और कैसे ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और मुझे खुशी है कि आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सच तो ये है कि मुझे भी इसके बारे में अपनी उम्र के 30 साल बीतने के बाद ही पता चला। मैं अब लगभग 50 साल की हूँ। अगर आसान शब्दों में कहें तो लाइफस्टाइल मेडिसिन उन मेडिकल तरीकों का इस्तेमाल करती है जो पूरी तरह साबित हो चुके हैं। इसका पूरा फोकस सेहत के 6 पिलर्स पर होता है। ये 6 पिलर्स क्या हैं? ये वही बातें हैं जो हमारे माता पिता ने हमें तब सिखाई थी जब हम छोटे बच्चे थे। ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, जैसे सही पोषण, फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लोगों के साथ मेलजोल और सिगरेट, शराब या ड्रग्स जैसी नशीली चीज़ों से दूर रहना। आप ये सब पहले से ही जानते हैं, है ना? लाइफस्टाइल मेडिसिन एक नया फील्ड है जो 2015 में शुरू हुआ। ये साइंस के ज़रिए ये साबित करता है कि ये 6 पिलर्स वाकई काम करते हैं। इसमें मेडिसिन 2.0, 3.0 जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आपके आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स 14 से 15 और फिर 16 आते हैं। मेडिसिन 1.0 वो दौर था जब हम सिर्फ बीमारियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हमें तब तक यह भी नहीं पता था कि निमोनिया या गले का इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये करीब 150 साल पहले की बात है। इसके बाद मेडिसिन 2.0 का दौर आया, जहां हमने बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां ढूंढनी शुरू की। हमने गले के इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन खोजी और बीपी या डायबिटीज़ के लिए गोलियां बनानी शुरू की। लेकिन ये दवाइयां बीमारी की असली जड़, यानी रूट कॉज पर काम नहीं करती। असली जड़ तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, एक्सरसाइज और नींद है। इसलिए मुझे लगता है कि मेडिसिन 3.0 की मेडिकल साइंस का असली भविष्य है। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है क्योंकि हम सिर्फ दवाइयों के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं काटना चाहते। हम बिना दवाइयों के एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। यहाँ दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एक है लाइफ स्पैन, जिसका मतलब है कि आप कितने साल जिएंगे, और दूसरा है हेल्थ स्पैन, जिसका मतलब है कि आप कितने साल स्वस्थ होकर जिएंगे। लाइफस्टाइल मेडिसिन इसी हेल्थ स्पैन को बढ़ाने पर जोर देती है, ताकि हम न सिर्फ लंबी ज़िंदगी जिएं बल्कि स्वस्थ ज़िंदगी जिएं।
तो डॉक्टर शिल्पी, जैसे आप एक आई डॉक्टर हैं, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनको आँखों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप कुछ केस स्टडीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिनकी ये जो बीमारियाँ हैं वो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के थ्रू हील हुई हों? क्योंकि अक्सर देखा जाए तो डॉक्टर्स जो है लंबे-लंबे प्रिस्क्रिप्शंस अपने पेशेंट्स को देते हैं और कहीं न कहीं पेशेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि इतना सारा डॉक्टर ने हमें दवाइयाँ लिख के दी है, ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी है, ये सब मेंशन करते हैं। तो क्या आप कुछ केस स्टडीज़ हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ और फिर मैं अपनी और अपने कुछ पेशेंट्स की केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँगी। लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में थोड़ा और बताऊँ तो अमेरिका में अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफ़स्टाइल मेडिसिन है। जब आप उसकी परीक्षा पास करते हैं, तो आपको अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफ़स्टाइल मेडिसिन से सर्टिफ़िकेशन मिलता है। लेकिन ये सिर्फ़ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ लाइफ़स्टाइल मेडिसिन भी है। दुनिया भर के डॉक्टर्स और फिजिशियंस इन हेल्थ पिलर्स पर फोकस कर रहे हैं ताकि ग्लोबली लोगों की मदद की जा सके। आपने प्रिस्क्रिप्शंस यानी पर्चे के बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि हम प्रिस्क्रिप्शंस को सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ की तरह ना देखें। लाइफस्टाइल मेडिसिन में हम 2 तरह के प्रिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शंस और पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन। जब मैं अपने पेशेंट्स की आँखों की बीमारियों का इलाज करती हूँ, तो मैं उन्हें पर्चा लिख कर तो देती हूँ, लेकिन वह दवाइयों वाला पर्चा नहीं होता। हम पेशेंट्स को ओवरवेल्म नहीं करना चाहते। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है, वो चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालनी है और पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है, वो अच्छी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में जोड़नी है। उदाहरण के लिए, मेरे एक पेशेंट थे, जो थैंक्सगिविंग के ठीक बाद मेरे पास आए। उन्हें 6 नर्व पॉल्सी की समस्या थी। इसमें आँखों की नस डैमेज हो जाती है। ये आँख की उस नस को नुकसान पहुँचने की स्थिति है जो आँख को बाहर की तरफ देखने में मदद करती है और इस वजह से वो गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, उसे चीज़ें डबल दिखाई दे रही थीं। उसकी ये हालत डायबिटीज़ की वजह से हुई थी। मैंने उन्हें चेक किया और भरोसा दिलाया कि शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत ताकत होती है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये 6 महीने में ठीक नहीं हुई, तो हम सर्जरी करेंगे। लेकिन साथ ही मैंने उन्हें कुछ पॉज़िटिव और नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शंस दिए। नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन ये था कि छुट्टियों के दौरान उन्होंने जो बहुत ज़्यादा मीठा और फ़ैटी जंक फूड खा रहे थे, उन्हें वो तुरंत बंद करना होगा। अमेरिका में थैंक्सगिविंग बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस दौरान लोग काफ़ी जंक फूड और हेवी फूड खाते हैं और पॉज़िटिव प्रिस्क्रिप्शन ये था कि उन्हें अपने हर मील में 1 कप हरी सब्जियाँ जैसे ब्रोकली, पालक या कोई भी साग शामिल करना होगा। उन्होंने मेरी बात मानी और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ़ 1 महीने के अंदर उनका डबल विज़न गायब हो गया और उनकी आँखें बिल्कुल नॉर्मल हो गईं। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शंस हमेशा बुरी नहीं होती। ख़ासकर जब वे लाइफ़स्टाइल मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शंस हों। अब मैं अपनी खुद की केस स्टडी बताती हूँ। लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में बोर्ड सर्टिफ़ाइड होने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, सीएमई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन करना होता है और एक केस स्टडी भी सबमिट करनी होती है। दिलचस्प बात यह है कि लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में बोर्ड सर्टिफ़ाइड होने वाले ज़्यादातर डॉक्टर्स अपनी खुद की कहानी को ही केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम सबको कभी न कभी हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब मुझे इस फ़ील्ड के बारे में पता चला, तब मैं खुद बहुत अनहेल्दी थी, मेरे 2 छोटे बच्चे थे और मैं अपने खान-पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। मैं बस कुछ भी जंक फूड खा लेती थी। ऑफ़िस की मीटिंग्स में बिस्किट रखे होते थे, तो मैं बिना भूख के ही बस उन्हें खा लेती थी। मैं बिल्कुल भी माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रही थी। हमारी किताब हाउ हीलर्स हील में मैंने अपनी इस जर्नी के बारे में लिखा है। हाउ हीलर्स हील में फिजिशियंस की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज के बारे में बताया गया है। अधिकतर कहानियाँ लाइफस्टाइल मेडिसिन तक पहुँचने की उनकी यात्रा के बारे में हैं। मेरे चैप्टर में फ्लोरिडा और डिज्नी वर्ल्ड की एक फैमिली वेकेशन का जिक्र है। हम अपने 2 छोटे बच्चों के साथ प्लेन से उतरकर सीधे डिज्नी वर्ल्ड गए थे। रात के खाने के समय अचानक मुझे चेस्ट पेन शुरू हुआ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 37 साल थी। यह मेरे लिए बिल्कुल असामान्य था। 3-4 मिनट बाद दर्द चला गया, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर वापस आ गया।
इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी मेरी छाती पर बैठ गया हो। मुझे लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल गई। उन्होंने मुझे चेस्ट पेन के कारण एडमिट किया और ये सुनिश्चित करने के लिए कई टेस्ट किए कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। शुक्र है कि वो हार्ट अटैक नहीं था। शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और थकान की वजह से था। लेकिन मैंने अपनी छुट्टियों के दौरान लगभग 14 घंटे अस्पताल में बिताए और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। मैंने खुद से पूछा कि मैं अपनी अम, सेहत के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हूँ? मैं हर समय जंक फूड क्यों खा रही हूँ? मैं अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज क्यों नहीं कर रही हूँ? उस ट्रिप से लौटने के बाद मैंने हार्ट डिज़ीज़ पर किताबें पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में कुछ किताबें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के बारे में थीं। फिर एक दोस्त ने मुझे एक दूसरी किताब से परिचित कराया। एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ती गई। मुझे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के बारे में पता चला। मैंने उस विषय पर ऑनलाइन कोर्स किया और पूरी तरह शाकाहारी यानी वीगन बन गई। और इसी सफ़र के दौरान मुझे लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में पता चला। मैंने अपनी हेल्थ पूरी तरह बदल दी। मैंने जंक फूड खाना बंद कर दिया, माइंडफुल ईटिंग शुरू की। ये सुनिश्चित करना शुरू किया कि मैं तभी खाऊं जब सच में भूख हो। प्रोसेस्ड और अनहेल्थी फूड्स की जगह होल फूड्स लेने लगी। हर मील में बेहतर विकल्प चुनने लगी। क्योंकि घर में खाना मैं ही पकाती थी, तो मैंने अपने पूरे परिवार की डाइट बदल दी। इस हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मुझ पर इतना अच्छा असर हुआ कि मेरी फर्टिलिटी यानी गर्भधारण की क्षमता फिर से बेहतर हो गई। 40 साल की उम्र में मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई और आज मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा चौथा बच्चा भी एक सरप्राइज़ था क्योंकि हेल्दी खाने की वजह से मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह रेगुलेट हो चुका था। किताब के उस चैप्टर में मेरी एक प्रेगनेंसी लॉस की कहानी भी है। उस समय भी मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये सब हमारे लाइफ़स्टाइल के चुनाव पर निर्भर करता। वाओ! डॉक्टर शिल्पी, आपकी जर्नी वाक़ई काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो जैसे अभी आपने स्ट्रेस की और खाने की बात की, तो मेरा यही सवाल है कि क्या सच में स्ट्रेस और खाने का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या जिसको स्ट्रेस होता है उसकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बदल जाती हैं और उसकी हेल्थ पर इसकी वजह से काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है? मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी नींद खराब होने लगती है और जब नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। आपके कोर्टिसोल का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। जब ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, तो आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत महसूस होती है। और शरीर ऐसी एनर्जी ढूँढता है जो तुरंत मिल जाए, जैसे जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड। ये एक तरह से आपके शरीर का बचाव करने का तरीका बन जाता है। आप कहती हैं कि आँखें हमारी सेहत का आईना होती है। तो अगर आप इसको हमारे दर्शकों को समझा सकें और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने आँखों के ज़रिए ये पहचान सकते हैं कि हमें कोई बीमारी है? लाइक आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, आप आँखों के थ्रू देखकर बता देती हैं कि क्या उन्हें कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी है या उन्हें डायबिटीज़ है। तो कैसे आप इसको बताती हैं? और हमारे खान-पान का असर सीधा हमारी आँखों पर कैसे पड़ता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आँखें वाक़ई हमारी आत्मा और शरीर का आईना है। आँखें हमारे शरीर की इकलौती ऐसी जगह हैं जहाँ हम खून की नसों यानी ब्लड वेसल्स और नसों यानी नर्व्स को सीधे देख सकते हैं। शरीर में बाकी हर जगह वे स्किन से ढकी होती हैं, लेकिन आँखों के रेटिना में वे साफ दिखाई देती हैं। इसीलिए कई बीमारियों के संकेत आँखों में दिखाई देते हैं। जब आपके खून में शुगर बढ़ जाती है, तो यह पूरे शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाती है, चाहे वह दिल हो, किडनी हो या आँखें। आँखों में हम रेटिना के अंदर खून का बहाव या कोलेस्ट्रॉल का रिसाव देख सकते हैं, जिससे धुंधला दिखाई देने लगता है। अमेरिका में ये बहुत ज़रूरी माना जाता है कि हर डायबिटिक मरीज़ साल में एक बार अपनी आँखों की जाँच ज़रूर कराए। डॉक्टर सिर्फ़ आँखों में खून के धब्बे या कोलेस्ट्रॉल को देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कितनी गंभीर हो चुकी है। ये जानकर लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ़ ब्लड टेस्ट ही नहीं, बल्कि आँखों की जाँच से भी डायबिटीज़ के सही लेवल का पता चल सकता है। मैंने ऐसे कई मरीज़ देखे हैं, जिनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्हें धुंधला दिखने लगा था। जब मैंने उनकी आँखों की जाँच की, तो अंदर खून बह रहा था,
या उनकी आंखों की नस यानी ऑप्टिक नर्व इतनी सूज गई थी कि वे अपनी आंखों की रोशनी तक खो सकते थे। यह सब सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मरीजों की रेटिना के किनारों पर नए भूरे रंग के धब्बे दिखाई दिए, जिन्हें हम बेयर ट्रैक्स कहते हैं। इनका संबंध कोलन कैंसर से पाया गया है, खासकर तब जब परिवार में कोलन कैंसर का इतिहास हो। ऐसे मामलों में मैं मरीजों को कोलोनोस्कोपी कराने की सलाह देती हूँ, और कई बार वहाँ ऐसे पॉलिप्स पाए गए जो कैंसरस निकले। मेरे पास ऐसे मरीज भी आए हैं जिनकी पेरिफेरल रेटिना में हेमरेजेस दिखाई दिए। यदि रेटिना के हर हिस्से में 20 या उससे अधिक हेमरेजेस हों, तो ये ऑकुलर इस्केमिक सिंड्रोम नाम की स्थिति का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आंख तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। ऐसी स्थिति में रेटिना के किनारों पर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग के पैटर्न को देखकर हम इस समस्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद मैं मरीजों को कैरोटिड डॉपलर टेस्ट के लिए भेजती हूँ, जिसमें गर्दन की कैरोटिड आर्टरीज में रक्त प्रवाह की जांच की जाती है। यही धमनियां आंखों और मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाती हैं। यदि इनमें गंभीर ब्लॉकेज मिल जाए, तो कई मरीजों को गर्दन की धमनियों की सर्जरी तक करानी पड़ती है, और इसकी शुरुआती चेतावनी उनकी आंखों में दिखाई देती है। अगर समय रहते इलाज न हो, तो उन्हें स्ट्रोक हो सकता है या मस्तिष्क के कुछ हिस्सों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक सकती है, जिससे शरीर के कुछ हिस्सों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, वे हमारे पूरे शरीर की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। सो जैसे आँखों की बात हो रही है और आँखों से जुड़ी बहुत सारी विजिबल प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे बहुत सारे लोगों की पफ़ी आइज़ हो जाती हैं या आँखों में रेडनेस हो जाती है, कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या ये सारे सिम्पटम्स भी किसी बीमारी से जुड़े हो सकते हैं? और जो लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने या स्क्रीन के सामने रहते हैं, क्या उसका भी आँखों पर कुछ गहरा असर पड़ता है? पफी आई या आंखों की सूजन अक्सर एलर्जी की वजह से होती है। अगर आप पलकों की बात कर रही हैं, तो आंखों को रगड़ना बंद करें, क्योंकि रगड़ने से पलकों की मसल्स ढीली हो जाती हैं और आंखों के आसपास का फैट बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे आंखें और भी सूजी हुई दिखती हैं। अगर आप बार बार अपनी आंखें रगड़ते हैं, तो इससे आंखों से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपने लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आंखों के लाल होने की। पलकों की रेडनेस और आंख के सफ़ेद हिस्से की रेडनेस अलग-अलग बातें हैं। आंख के अंदर की रेडनेस कई बार किसी गंभीर नेत्र रोग का संकेत हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेडनेस किस कारण से है। आसान भाषा में कहें, तो जैसे जोड़ों में सूजन को आर्थराइटिस कहते हैं, वैसे ही आंख के रंगीन हिस्से में होने वाली सूजन को यूवाइटिस कहते हैं। यूवाइटिस का मतलब है आंख के यूविया भाग में सूजन। आइटिस का अर्थ है सूजन, इन्फ्लेमेशन, और यूवेया आंख का रंगीन हिस्सा होता है, जिसमें आयरिस, सिलरी बॉडी और कोरॉइड शामिल हैं। इसमें आंखों में लालपन के साथ साथ रोशनी से तकलीफ भी होने लगती है। यूवेटिस का संबंध कई बीमारियों से हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और अन्य इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इनमें से कई समस्याओं का संबंध हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने से है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि एंकीलूसिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो यूवेटिस और आंखों की रेडनेस का कारण बन सकती है, उसका संबंध ग्लूटेन इंटॉलरेंस से भी हो सकता है। आजकल ग्लूटेन इंटॉलरेंस के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। मुझे खुद भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। ग्लूटेन गेहूं और उससे बने खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अमेरिका में आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की वजह से यह समस्या काफ़ी बढ़ गई है। उम्मीद है कि यह अभी इंडिया और दुनिया के बाकी हिस्सों में ना फैली हो। मैं अपने मरीजों को समझाती हूँ कि हमारी आंतों के अंदर छोटे छोटे रेशों जैसे माइक्रोविलाई होते हैं, जो खाने से पोषण सोखते हैं। ग्लूटेन से एलर्जी होने पर ये माइक्रोविलाई खत्म हो जाते हैं और आंतों की सतह एकदम सपाट हो जाती है। इससे शरीर की पोषण सोखने की ताकत 80 से 90% तक गिर जाती है, जिससे पेट में सूजन बढ़ती है, और वही सूजन आंखों की रेडनेस के रूप में दिखाई देती है। यूवेटिस एक पुरानी बीमारी है जो बार बार उभर सकती है। अगर हम अपने खान पान से इसे कंट्रोल कर लें,
तो हम अपनी आँखों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जब तक जिएँ, अपनी आँखों से इस दुनिया को देख सकें। क्योंकि अगर ऐसी बीमारियों का सही समय पर इलाज न किया जाए, तो दृष्टि खोने का खतरा भी हो सकता है। और सच कहूँ तो मैं अपनी दृष्टि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए आँखों की समस्याओं को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सो डॉक्टर शिल्पी, हमारी लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा केमिकल से भरी हुई है। अगर हम देखें तो हम जो सोप यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरह का प्रोडक्ट भी हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ें भी हमारी आँखों पर कोई प्रभाव डालती हैं? और अगर डालती हैं तो इसका अल्टरनेट क्या है? क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल में कुछ चीज़ें जो हैं वो हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पर हम कैसे बदलाव करें? क्या अल्टरनेट हम अपना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी टॉक्सिन यानी ज़हरीले तत्व की बात करना चाहूँगी जिसका आपने ज़िक्र नहीं किया और वो है स्मोकिंग। मुझे लगता है कि स्मोकिंग ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बुरी चीज़ों में से एक है। इसकी लत लग जाती है, इसीलिए इसे छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि सेकंड हैंड स्मोक यानी दूसरों के धुएँ के संपर्क में आना भी बहुत खतरनाक है। अगर आप स्मोकिंग करने वाले से 5 या 10 फीट की दूरी पर भी खड़े हैं, तो भी वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि दूसरों के धुएं से फेफड़ों का कैंसर, आंखों की रोशनी का जाना या मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं और ये ग्लूकोमा की समस्या को भी बढ़ा सकता है। और अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं, तो आँखों की रोशनी खोने और ग्लूकोमा बढ़ने का खतरा एक 100% बना रहता है। ये एक ऐसा टॉक्सिन है जिसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से दूर हट जाएँ और अगर आपको इसकी लत है, तो इसे छोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम और दवाइयाँ मौजूद हैं। अम, मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी ये सब ज़रूर होगा। इसलिए लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 पिलर्स अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देने के साथ-साथ स्मोकिंग छोड़ना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे माहौल में प्रदूषण भी एक बड़ा टॉक्सिन है जो फेफड़ों के लिए बुरा है और पूरे शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनका आपने ज़िक्र किया। केमिकल्स का कम इस्तेमाल करना वाक़ई बहुत ज़रूरी है। अपनी किताब में मैंने ग्लूटेन और अपनी ग्लूटेन एलर्जी के बारे में बात की है। मुझे पहले अंदाज़ा ही नहीं था कि ग्लूटेन की वजह से मुझे चक्कर आते थे, जी मिचलाता था और पेट की समस्या रहती थी। हैरानी की बात यह है कि ग्लूटेन सिर्फ खाने में नहीं बल्कि मेरे लोशन और ड्राई शैम्पू में भी मौजूद था। जैसे ही मैंने ग्लूटेन वाली चीज़ें इस्तेमाल करना बंद किया, मेरी सेहत में बहुत सुधार हुआ। पहले मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन अब ग्लूटेन छोड़ देने के बाद मैं शायद ही कभी बीमार पड़ती हूँ। इस एक टॉक्सिन को अपनी लाइफ से हटाकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। मुझे खुशी है कि सरकार और पर्यावरण सुरक्षा जैसी एजेंसियां हमारे लिए काम कर रही हैं और जहरीले तत्वों पर पाबंदी लगा रही हैं। एक और बड़ी चीज़ जो मुझे याद आ रही है, वो है चीनी, सोडा और प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में मौजूद। चीनी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और शरीर में सूजन पैदा करती है। बेशक ये स्मोकिंग जितनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दें और प्रोसेस्ड फूड्स कम करें, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है कि भविष्य में गवर्नमेंट्स शुगर और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स को भी और बेहतर तरीके से रेगुलेट करेंगी। कई स्टडीज़ में यह भी दिखाया गया है कि अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड भोजन चुनना बेहतर होता है। सो डॉक्टर शिल्पी, जैसे कि आप जानते ही हो कि इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि इंडिया में डायबिटीज़ के बहुत मरीज़ देखने को मिलते हैं और डायबिटीज़ के कारण बहुत से लोग अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं और एज़ अ सर्जन आपने ये केसेस देखे ही होंगे। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या जिस पर्सन को डायबिटीज़ है, वो अगर अपनी डाइट में बदलाव लेकर आए, यानी कि अगर वो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट ले, तो क्या उसकी सेहत में बदलाव आएगा? क्या उसकी डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? ओके, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि खून में शुगर बढ़ जाने से आंखों के अंदर की नसें लीक होने लगती हैं। हम इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जैसी कैटेगरी में बांटते हैं। जब आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वे भूख से तड़पने लगती हैं और नई ब्लड वेसल्स बनाना शुरू कर देती हैं। इसे प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और यही वह स्टेज है जहां आंखों की रोशनी जाने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। मैं यहाँ मोतियाबिंद यानी मोतिया की नहीं, बल्कि गंभीर समस्या की बात कर रही हूँ। लाइफस्टाइल मेडिसिन के क्षेत्र में कई महान विशेषज्ञों ने शानदार काम किया है, जैसे डॉक्टर नील बार्नार्ड और डॉक्टर डीन ऑर्निश ने अपनी रिसर्च के माध्यम से ये साबित किया है कि प्रोसेस्ड फूड, चीज़, बहुत ज़्यादा फैट और शुगर वाली चीज़ें डायबिटीज़ को और भी ख़राब बना सकती हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन का सिद्धांत सिर्फ किसी एक अंग जैसे आंख का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का इलाज करना है। जब हम पूरे शरीर को अनप्रोसेस्ड होल फूड्स देते हैं, तो हम शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका देते हैं। डॉक्टर नील बर्नार्ड की कई रिसर्च, उनके यूट्यूब वीडियोस और उनकी कई किताबों जैसे दी चीज़ ट्रैप और हाउ टू प्रिवेंट एंड रिवर्स डायबिटीज़ में बताया गया है कि कैसे प्रोसेस्ड फूड हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब लीवर ठीक से काम नहीं करता, तो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अगर हम इस खराब खाने की जगह होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाएं, जिसमें हरी सब्जियां, फाइबर और दालें शामिल हों, तो बहुत सुधार हो सकता है। डाइजेशन को संतुलित करते हैं और शरीर को न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का सही अब्जॉर्प्शन स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फैटी फूड्स जैसे बर्गर, हॉट डॉग या मैदे वाली सफ़ेद ब्रेड जैसी चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। मैं इस विषय पर हमेशा रुक कर सोचती हूँ, क्योंकि डॉक्टर नील बार्नार्ड के वीडियोस और किताबें बार-बार ये दिखाती हैं कि जिन लोगों ने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाई, वे कई मामलों में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सफल रहे। आँखों के मामले में मैंने खुद ऐसे मरीज़ देखे हैं, जिनकी आँखों के अंदर होने वाली ब्लीडिंग डाइट बदलने से कम हो गई। डायबिटीज़ होना या आँखों में ब्लीडिंग होना कोई उम्र कैद की सज़ा नहीं है कि अब आपको निश्चित रूप से अपनी दृष्टि खोनी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शरीर को सही साधन और सही वातावरण दिया जाए, तो उसमें खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। ईश्वर ने हमें बहुत ही शक्तिशाली शरीर दिया है। यदि हम उसे सही भोजन दें, उसकी देखभाल करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो वो हमारा साथ देता है और स्वयं को रिपेयर भी कर सकता है। डॉक्टर डीन ऑर्विश का भी अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर 12 हफ्तों का प्रोग्राम है, जिसमें लाइफस्टाइल मेडिसिन के सभी 6 पिलर्स शामिल किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को वीगन डाइट अपनाने के लिए कहा जाता है। रोज़ाना लगभग 1 घंटे मेडिटेशन कराया जाता है। अम, साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी शामिल होती हैं। ये प्रोग्राम दिल की बीमारियों को रिवर्स करने में बहुत कामयाब रहा है। मेरे एक और रोल मॉडल हैं डॉक्टर कॉलवेल एसल्स्टन। उन्होंने 80 और 90 के दशक में एक बहुत ही ख़ास स्टडी की थी। उनके यूट्यूब वीडियोस आज भी बेहद प्रभावशाली हैं। उन्होंने ऐसे मरीजों का अध्ययन किया जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि वे सिर्फ 6 महीने और जीवित रह पाएंगे। डॉक्टर एसल्स्टन ने 24 मरीजों को होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पर रखा और रोज़ाना 6 कप हरी सब्जियां खाने को कहा। 1 साल के अंदर वे सभी मरीज न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि उनके दिल की नसें जो पूरी तरह ब्लॉक थीं, वे फिर से खुल गई थीं और खून का बहाव नॉर्मल हो गया था। यह देखकर मैं पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गई। यह अनुभव मेरे जीवन को बदल देने वाला था। ये देखकर कि एक व्यक्ति जिसे गंभीर हृदय रोग के कारण सीढ़ियां चढ़ने में भी कठिनाई हो रही थी और जिसे केवल 6 महीने का समय बताया गया था, उसने केवल डाइट में बदलाव करके अपनी स्थिति में इतना बड़ा सुधार कर लिया। उस वीडियो को मैंने 10 साल से भी अधिक समय पहले देखा था, लेकिन आज भी
वो मेरे लिए उतना ही प्रेरणादायक है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इतनी बड़ी रिसर्च मौजूद होने के बाद भी हमें मेडिकल स्कूल में न्यूट्रिशन के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। हमारी गाइडलाइंस में लाइफस्टाइल सुधारना सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इसे मरीजों पर लागू कैसे करना है। यही वजह है कि मुझे लाइफस्टाइल मेडिसिन का क्षेत्र इतना पसंद है। ये डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और आम लोगों सभी को ये सिखा रहा है कि अपने भोजन और जीवन शैली में बदलाव करके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जानकारी सभी के लिए सुलभ बनाई जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं। सो क्या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी है, मतलब लाइफस्टाइल मेडिसिन को साइंस भी प्रूव करता है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लेने की सलाह देता है, क्योंकि हमारे पास इस बात के साइंटिफिक सबूत हैं कि ये डाइट बीमारियों को न सिर्फ कंट्रोल करती है, बल्कि उन्हें पूरी तरह ठीक यानी रिवर्स भी कर सकती है। पहले ये माना जाता था कि हृदय रोग जैसी बीमारियों का इलाज सिर्फ दवाओं से ही संभव है, लेकिन अब प्रमाण सामने आए हैं कि सही खान पान अपनाकर हृदय रोग, डायबिटिक रेटिनोपैथी और कुछ आंखों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हाल ही में सर्वे ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में एक बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर आया था। इसमें डाइट और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के संबंध के बारे में बताया गया है। इस रिसर्च में लेवल 1 एविडेंस दिया गया है, जो साइंटिफिक रिसर्च में सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। इसमें दिखाया गया है कि अगर आप दिन में करीब 6 कप हरी सब्जियां खाते हैं, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप ग्लूकोमा के बढ़ने की रफ्तार को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं और इसे होने से भी रोक सकते हैं। ग्लूकोमा दुनिया में अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है, जिसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। जाहिर है हम में से कोई भी ग्लूकोमा या कैंसर जैसी बीमारी नहीं चाहता। उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ता जाता है। 50 की उम्र के बाद इसका रिस्क दोगुना हो जाता है और 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह 10 गुना बढ़ जाता है। तो अगर मैं मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़कर अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और प्लांट बेस्ड खाना शामिल करूं, तो मैं इस खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकती हूँ। यही लाइफस्टाइल मेडिसिन का असली मकसद है, साइंस और सबूतों का इस्तेमाल करके बीमारियों का जड़ से इलाज करना और उन्हें रिवर्स करना। सो अक्सर हमने देखा है कि बुज़ुर्गों में मोतियाबिंद की समस्या देखने को मिलती है। तो क्या ये एक बुढ़ापे की ही निशानी है कि मतलब एज हो गई तो ये समस्या होगी ही होगी, या फिर इसको भी रोका जा सकता है? क्या हम अपनी डाइट बदल के मोतियाबिंद जैसी बड़ी समस्या को भी टाल सकते हैं? हाँ, प्लांट बेस्ड डाइट से मोतियाबिंद यानी मोतिया के बढ़ने का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। इसके साथ ही आपको दूसरी नुकसानदेह चीज़ों से भी बचना होगा, जैसे स्मोकिंग और शराब। अपनी आँखों को सूरज की तेज़ रोशनी से बचाने के लिए 100% यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही कमाल की रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया कि जिन मरीज़ों की रेटिना सर्जरी होती है, जैसे विट्रेक्टोमी या रेटिना फटने का इलाज, आमतौर पर ऐसे मरीजों में 3 से 6 महीने के भीतर मोतियाबिंद विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस स्टडी में एक बहुत अच्छी बात सामने आई। इसमें पता चला कि अगर आप अपने शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें, तो मोतियाबिंद होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विटामिन सी आँख के अंदर मौजूद विट्रियस नामक भाग में पाया जाता है और ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन सी हमें संतरा, स्ट्रॉबेरी और शकरकंद जैसी कुदरती चीज़ों से भरपूर मिलता है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे सिर्फ सही खान-पान या होल फूड्स के ज़रिए हम मोतियाबिंद को बढ़ने से रोक सकते हैं। हालाँकि ये अध्ययन विशेष रूप से उन लोगों पर किया गया था जिनकी रेटिना की सर्जरी हो चुकी थी। लेकिन तर्क यही कहता है कि यदि विटामिन सी आँखों को सर्जरी के बाद सुरक्षा दे सकता है, तो सामान्य लोगों के लिए भी इसका लाभदायक प्रभाव हो सकता है। इसीलिए ताज़े फल, हरी सब्जियाँ और प्राकृतिक भोजन को अपने आहार का नियमित हिस्सा बनाना आँखों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें और उसकी ज़रूरतों को समझने लगें, तो आपको खुद महसूस होने लगेगा
कि कौन सा भोजन आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। जब आप चिप्स, नमकीन या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो कुछ ही समय बाद शरीर में भारीपन, सुस्ती और असहजता महसूस होने लगती है। इसी तरह अगर आप बहुत भारी मांसाहारी भोजन खाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर कितना भारी हो गया है और पेट पर एक बोझ सा लगने लगता है। इसके विपरीत, अगर आप सलाद, हरी पत्तियाँ, पालक और स्ट्रॉबेरी के साथ बादाम, अखरोट या कद्दू के बीज जैसी चीज़ें खाते हैं, तो आपको अपना शरीर बहुत हल्का और पोषण से भरा हुआ महसूस होगा। इससे आपको घंटों तक एनर्जी मिलती है। जबकि अत्यधिक प्रोसेस्ड या तला भुना भोजन खाने के बाद अक्सर 1-2 घंटे में ही नींद या सुस्ती महसूस होने लगती है। इसीलिए भोजन का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को सही ईंधन देना होना चाहिए। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक अच्छी डाइट ही इन सब बातों का आधार है। चाहे वो आपकी मानसिक सेहत हो, दिमाग की क्लैरिटी हो या फिर सुस्ती और ब्रेन फॉग हो, दूर करना हो। अच्छा खाना आपको अंदर से ऊर्जावान और जागरूक महसूस कराता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। तो आपने कहा कि हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, तो क्या आप इसको थोड़ा और समझा सकते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी को कैसे सुन सकते हैं? कॉन्शियस ईटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप कब, क्यों और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि खाने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में भूख लगी है? जैसा कि हमने पहले बात की थी, आजकल के स्ट्रेस और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम बस अपने मुँह में खाना डालते जा रहे हैं। आज हर तरफ खाने की इतनी भरमार है कि ये हर वक़्त हमारे पास मौजूद है। 100 साल पहले खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता था। हमारा शरीर इतनी बार खाने की आदत के लिए बना ही नहीं है, इसलिए हर बार कुछ खाने की इच्छा का मतलब ये नहीं होता कि शरीर को वास्तव में भोजन की ज़रूरत है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि क्या आप सच में भूखे हैं या नहीं। एक और बड़ी चीज़ जो हमें अक्सर कन्फ्यूज़ करती है, वो है प्यास। मुझे लगता है कि हम सभी के शरीर में पानी की कमी है, क्योंकि हम ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं पीते। हमारा दिमाग और शरीर अक्सर प्यास को भूख समझ बैठता है। मुमकिन है कि आपको उस वक्त सिर्फ 1 गिलास पानी की ज़रूरत हो, लेकिन आप प्यास की वजह से चिप्स का पूरा पैकेट खा लें। इस आदत को बदलने का एक आसान तरीका है। जब भी भूख लगे, पहले 1 गिलास पानी पिएँ। इसके बाद सेब, संतरा या कोई ऐसा फल खाएँ, जिसमें पानी और प्राकृतिक पोषक तत्व भरपूर हों। अक्सर आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आपको भूख नहीं थी, बल्कि शरीर को पानी की ज़रूरत थी। जब हम अपने शरीर के संकेतों को ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आने लगता है कि कब सच में भोजन की आवश्यकता है और कब सिर्फ प्यास, तनाव या आदत हमें खाने के लिए प्रेरित कर रही है। यही कॉन्शियस ईटिंग की शुरुआत है, जो बेहतर स्वास्थ्य, सही वज़न और अधिक ऊर्जा की ओर ले जाती है। इसी के साथ मैं आपसे डिब्बा बंद फूड की भी बात करना चाहूँगी, यानी पैक्ड फूड की बात, कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो लोग फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं। लाइक अगर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, तो वो बॉक्स में पैक होकर हमारे पास आते हैं। तो इनमें भी हो सकता है कहीं न कहीं कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो क्या ये फूड या फ्रूट्स खाना हमारे लिए सेफ़ है? देखिए, हम डिब्बाबंद खाना यानी कैन्ड फूड खा सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी है उसका लेबल पढ़ना। कोशिश करें कि जो भी खाना खाएं, वह अपनी प्राकृतिक अवस्था के जितना करीब हो, उतना बेहतर है। उदाहरण के लिए, एक पूरा सेब खाना सेब के जूस से कहीं बेहतर है। जूस पीने से शरीर में अचानक बहुत ज़्यादा शुगर पहुंच जाती है, जिससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है और फिर गिर जाती है। जबकि पूरा सेब खाने पर उसमें मौजूद फाइबर और छिलका शुगर को धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब होने में मदद करते हैं, इसलिए शरीर उसे बेहतर तरीके से सँभाल पाता है। जहाँ तक फ्रेश, फ्रोज़न और डिब्बाबंद फूड्स की बात है, अगर डिब्बाबंद फूड में बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स या एक्स्ट्रा एडिटिव्स नहीं हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जैसे डिब्बाबंद टमाटर या पानी में पैक्ड डिब्बाबंद फ्रूट्स। लेकिन अगर उनमें बहुत ज़्यादा शुगरी सिरप, बटर, प्रोसेस्ड इंग्रीडिएंट्स या अन्य एडिटिव्स मिले हुए हों, तो उनसे बचना चाहिए। फ्रोज़न सब्जियां और फल भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। उन्हें फसल कटने के तुरंत बाद फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिससे उनके सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं।
अगर आप ताज़ा सब्जियां और फल लाकर 2 हफ्ते तक फ्रिज में रखते हैं और उन्हें नहीं खाते, तो समय के साथ उनकी ताकत कम होने लगती है। मैं खुद हर 2-3 दिन में ग्रोसरी शॉपिंग करना पसंद करती हूँ ताकि सब कुछ एकदम ताज़ा रहे। डॉक्टर के अनुसार दालें और बीन्स सबसे अच्छे सुपरफूड हैं। इन्हें सूखे रूप में खरीदकर लंबे समय तक रखा जा सकता है। इन्हें भिगोकर और पकाकर आसानी से खाया जा सकता है। ये पौष्टिक, सस्ते और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। सो डॉक्टर शिल्पी, इंडिया में हमेशा बड़े बुजुर्ग जो हैं, जब भी कोई समस्या होती है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर हमारी आंखों की रोशनी कम है तो घर वाले या बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि आप गाजर खाओ। तो मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे गाजर हो गया या ओमेगा 3 हो गया, ये सारी चीज़ें जो रिकमेंड की जाती हैं आँखों के लिए, क्या ये सच में हमारी आइज़ के लिए बेनिफिशियल है? क्या इससे सच में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं दाल और बीन्स वाली बात पर वापस आना चाहूँगी। अगर आप दाल, राजमा, छोले या किसी भी तरह की बीन्स खाते हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, दाल में पालक या केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां मिला सकते हैं। इसी तरह छोले या चने की सब्जी में भी पालक डाल सकते हैं। इससे वही खाना और ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है। अब आते हैं आपके सवाल पर, जिसमें मायोपिया यानी दूर की चीज़ें धुंधली दिखना, विटामिन ए, गाजर और ओमेगा 3 की बात है। गाजर वाकई आंखों के लिए बहुत अच्छी है, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गाजर खाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2-3 बड़ी गाजर या थोड़ी-सी बेबी कैरेट्स ही काफ़ी हैं। इससे आपके शरीर को वो बीटा कैरोटीन मिल जाता है, जो आँखों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग मुझसे विटामिन ए सप्लीमेंट्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि इनके बहुत विज्ञापन चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सप्लीमेंट लेने से बेहतर है कि आप सीधे प्राकृतिक भोजन से पोषण लें। सप्लीमेंट्स थोड़े रिस्की हो सकते हैं क्योंकि जो विटामिन ए जानवरों से मिलता है, वह शरीर में बहुत जल्दी सोख लिया जाता है और लीवर में जमा होकर नुकसान पहुंचा सकता है। ए, ई, डी और के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जिन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं और समय के साथ जहरीले बन सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि जहाँ तक संभव हो, पोषण सीधे भोजन से लें। शकरकंद भी आँखों के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड है। आप इसे गोभी या किसी और सब्ज़ी के साथ मिलाकर खा सकते हैं। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 बहुत शक्तिशाली पोषक तत्व है। रिसर्च में पाया गया है कि यह उम्र के साथ होने वाली आँखों की कुछ समस्याओं, खासकर मैक्युलर डिजेनरेशन की गति को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही ये शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन कम करने में भी सहायक होता है। ओमेगा 3 जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में भी मददगार हो सकता है। इसके लिए आप रोज़ाना बस 1/4 कप अखरोट खा सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स, हेम्प सीड्स और कद्दू के बीज भी ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। जहाँ तक आँखों का नंबर बढ़ने यानी मायोपिया की बात है, तो ये हमारे आज के लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रहा है। हम दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और हमारा सारा फ़ोकस पास की चीज़ों पर रहता है। अपनी आँखों को ठीक रखने के लिए 20-20-20 का नियम याद रखें। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज़ को देखें। इससे आँखों की मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। जब आप लगातार 20 या 30 मिनट से ज़्यादा पास का काम करते हैं, तो आँखों की मसल्स थक जाती हैं और एक ही जगह पर जम जाती हैं। इससे सिर दर्द भी हो सकता है। स्क्रीन देखते समय हम पलकें झपकाना भी भूल जाते हैं, जिससे आँखें सूखने लगती हैं और थकान महसूस होती है, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए हर 20-30 मिनट में थोड़ा ब्रेक लेना, पलकें झपकाना और अपनी आँखों की मसल्स को आराम देना बहुत ज़रूरी है। खासकर बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे खाना खाते समय या स्कूल में भी हर वक्त मोबाइल या टैबलेट में लगे रहते हैं। अमेरिका में अब स्कूलों से इन डिवाइसेस को हटाने के लिए एक बड़ी मुहिम चल रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे 10 साल की उम्र में ही चश्मा लगा लें या उन्हें ड्राई आई की बीमारी हो जाए।
इसलिए उन्हें स्क्रीन से दूर रखना और नेचुरल तरीके से आंखों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये डाउट होगा कि वो स्टार्ट कैसे करें? तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि कैसे वो एक पहला स्टेप लें जिससे उनकी लाइफ़ में चेंजेज़ आना शुरू हों, और आपका फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ दुनिया के अलग-अलग कोनों में बैठे लोग ज़ूम जैसी तकनीक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और ऐसी ज़रूरी बातें कर सकते हैं। आज जानकारी और वैज्ञानिक प्रमाणों की कोई कमी नहीं है सीखने के लिए। बहुत कुछ उपलब्ध है। हमारी किताब में हमने ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ शेयर की हैं, जिनमें बताया गया है कि जीवन शैली में बदलाव लोगों की ज़िंदगी को किस तरह बदल सकता है। इनमें कैंसर सर्वाइवर्स की कहानियाँ हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रहे लोगों की कहानियाँ हैं, ऐसे परिवारों की कहानियाँ हैं जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया या खोने की कगार पर थे। लेकिन फिर सही जीवन शैली अपनाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी सेहत सुधारी, बल्कि अपने माता-पिता और पूरे परिवार की सेहत में भी सकारात्मक बदलाव लाए। इसमें ऐसे लोगों की भी कहानियाँ हैं, जिन्होंने खराब सेहत की वजह से अपने माता-पिता को लगभग खो ही दिया था। लेकिन फिर सही जीवन शैली अपनाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी सेहत सुधारी, बल्कि अपने माता-पिता और पूरे परिवार की सेहत में भी सकारात्मक बदलाव लाए। ज्ञान ही असली ताकत है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखते रहिए और हर दिन अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हमें यह शरीर और यह जीवन एक अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इसलिए हमें ऐसे चुनाव करने चाहिए जो हमें खुश रखें, स्वस्थ रखें और बेहतर जीवन जीने में मदद करें। मेरे लिए ये बहुत प्रेरणादायक अनुभव था कि मैं उन 33 डॉक्टरों को जान पाए जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक चुनौतियों को खुलकर साझा किया। हम सभी अलग-अलग रास्तों से लाइफ़स्टाइल मेडिसिन तक पहुँचे, लेकिन इसने हम सभी की ज़िंदगी बदल दी। सारी जानकारी आपके पास मौजूद है, बस उसे जानने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपको थकान महसूस हो और ब्रेक लेना पड़े, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब आखिर इंसान ही हैं। लेकिन खुद के लिए और अपने परिवार के लिए हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही प्राकृतिक और संपूर्ण भोजन खाने की आदत सिखाएं, तो हम आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का सामना करें। हम उन्हें अपनी आँखों के सामने तरक्की करते हुए और एक पूरी और खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं। हम ये बदलाव सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लाइफ़स्टाइल मेडिसिन ही मेडिकल साइंस का भविष्य है। जब हम बीमारियों को होने से ही रोक देंगे, तो हमें इन दवाइयों और गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर समाज के स्तर पर भी सही नीतियाँ और जागरूकता बढ़े, तो हम सामूहिक रूप से एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। अंत में मैं ब्लू जोन्स की भी बात करना चाहूँगी, जिसने मेरी सोच पर गहरा प्रभाव डाला है। ब्लू ज़ोन्स दुनिया के वे क्षेत्र हैं, जहाँ लोग 100 साल या उससे भी अधिक उम्र तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि वहाँ रहने वाले लोगों में कुछ समान आदतें हैं, जो उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन आदतों में स्वास्थ्य के वही 6 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, जिनकी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन भी बात करती है। इसलिए मैं सभी से कहूँगी कि सीखते रहिए। ब्लू ज़ोन्स के बारे में पढ़िए, लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के बारे में जानिए, ऐसे पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुनिए जो आपको बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करें। जितना अधिक सीखेंगे, उतना बेहतर जीवन जी पाएँगे। सीखना कभी मत छोड़िए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पी, द पीएमसी शो में इतनी सारी विज़डम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि डॉक्टर शिल्पी ने कहा कि आंखें हमारी सेहत का आईना होती हैं, तो सबसे पहले अपनी आंखों को चेक कीजिए, कहीं आपके भीतर भी कोई बीमारी तो जन्म नहीं ले रही है, और अगर नहीं ले रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बीमारी को जन्म लेने भी ना दे, क्योंकि आज से ही लाइफस्टाइल मेडिसिन को अपनी जीवन शैली का पार्ट बनाएं। लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो 6 पिलर्स हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस आपको अच्छी नींद लेनी है, अच्छी डाइट रखनी है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और आपकी
आपकी लाइफ एक हेल्दी लाइफ बन जाएगी। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए पीएमसी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड करूँ। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।